यस वेलकम बच्चों। आज की क्लास में तो कल हमने पढ़ लिया था फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर्स है जो गैस की सोलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था बेटा नेचर ऑफ द गैस। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो गैस की सोलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। गैस की सोलिबिलिटी किसमें? लिक्विड के अंदर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इसमें नेचर ऑफ गैस। तो गैस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है बेटा। कुछ गैसेस होती है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है और कुछ गैसेस बहुत ही कम सोल्यूबल होती है। सम गैसेस आर वेरी सोल्यूबल इन वाटर व्हाइल सम गैसेस आर वेरी लेस सोल्यूबल। जैसे अगर हम बात करते हैं हीलियम की, हीलियम गैस बहुत कम सोल्यूबल है। इसी टाइप से अगर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, इन दो गैसेस का कंपैरिजन करते हैं ना, तो ये जो ऑक्सीजन गैस है बेटा, ये ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा सोल्यूबल है। ऑक्सीजन गैस इज मोर सोल्यूबल एज कंपेयर टू नाइट्रोजन गैस एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रख दें और वॉल्यूम सेम ले लें, 1-1 लीटर वाटर ले लें और नाइट्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को डिजोल्व करवाएं, तो ऑक्सीजन गैस ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी पानी में सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, जबकि नाइट्रोजन गैस कम डिजोल्व होगी। इसका मतलब क्या हुआ? सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मच मोर हायर एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था बेटा कि गैस की सोलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये कल हमने पढ़ लिया था। तो टेम्परेचर किस टाइप से अफेक्ट करता है गैस की सोलिबिलिटी को? तो गैस की जो सोलिबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर, वो किस टाइप का प्रोसेस होता है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब उसमें क्या होती है? हीट रिलीज होती है। मतलब किसी भी गैस को अगर हम सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं, गैस को अगर हम सोलवेंट में हमने क्या ले लिया यहाँ पे? वाटर ले लिया। अगर हम डिजोल्व करते हैं तो क्या बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। और ये जो गैसियस सॉल्यूशन है साथ में हीट भी क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो कहने का मतलब है ये जो रिएक्शन है ना बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ गैस, इसे हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी है बेटा ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है? हीट रिलीज होती है। अब ऐसी रिएक्शंस के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल, आप लोगों को पता होगा बेटा ली सेटलियर प्रिंसिपल हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल ये क्या कहता है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैस का डिसोल्यूशन है ना, वो क्या हो जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। मतलब गैस की जो सोल्यूबिलिटी है कुल मिला के क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है क्योंकि रिएक्शन कैसी है बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ गैस कैसा है? एक्सोथर्मिक है, इसको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। इसी टाइप से अब हम पढ़ेंगे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर में, इस पॉइंट में हमें पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिडिटी ऑफ गैस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज हमें पढ़ना है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gas, on solubility of gas in a liquid। गैस की लिक्विड में solubility के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जनरली क्या देखा जाता है बेटा कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो गैस की सोल्यूबिलिटी, गैस की जो सोल्यूबिलिटी है या जो गैस का डिसोल्यूशन है, गैस की मिक्सिंग है किसके अंदर बेटा? लिक्विड में क्या होती है? इंक्रीज होती है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द dissolution of gas or solubility of gas increases।
विद इंक्रीजिंग द प्रेशर। ये क्या है, एक जनरल टर्म है, इसको हम एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। देखो एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग और समझने का प्रयास करेंगे। एक मैंने लिया है कंटेनर, कंटेनर में यहाँ पे मैंने लिया है बेटा लिक्विड, ये मैंने ले लिया लिक्विड, और ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, इसको हम बोल देते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। और इस लिक्विड के ऊपर क्या है बेटा, गैसेस के पार्टिकल, गैसेस पार्टिकल, ये गैस है, और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ एक पिस्टन। क्या लगा देता हूँ इसके ऊपर, एक मैं पिस्टन लगा देता हूँ, ये एक मैंने इसके ऊपर पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन है। तो क्या करेगा, इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, किसके ऊपर, गैस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। ये एक मैंने पिस्टन लगा दिया, और इसके ऊपर एक मैंने वेट रख दिया, उस वो वेट है सपोज W1, क्या है वो वेट, W1 ग्राम का एक मैंने वेट लगा दिया। इसका मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, इस गैस के ऊपर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो गैस के जो पार्टिकल्स है ना बेटा, ये गैस के पार्टिकल्स, ये क्या करेंगे, गैस के पार्टिकल्स इस लिक्विड की सरफेस से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, लिक्विड की सरफेस से क्या करेंगे, ये कोलाइड करेंगे, और लिक्विड की सरफेस से कोलाइड करेंगे, तो ये जो गैसेस के पार्टिकल है वो लिक्विड के अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर क्या हो जाएंगे बेटा, मिक्स हो जाएंगे। और कब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी तब तक के इक्विलिब्रियम, जब तक के इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाए तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। मतलब ये गैसेस के जो पार्टिकल है उस लिक्विड के अंदर कब तक मिक्स होते रहेंगे, जब तक हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिल पाता, नहीं मिल जाता, तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी। अब हम क्या करते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम हो जाने के बाद में जितने गैसेस के पार्टिकल, जितने गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में मिक्स होंगे, उतने ही गैसेस के पार्टिकल लिक्विड की सरफेस को एस्केप करके वापस गैसेस फेज के अंदर वापस एंटर कर जाएंगे। इक्विलिब्रियम के अंदर ये होगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, वेट को और बढ़ा देते हैं, एक और मैंने यहाँ पे वेट लगा दिया, अब मैंने 2 वेट लगा दिया। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, पहले के कंपेरिजन में प्रेशर को क्या कर दिया, प्रेशर मैंने इंक्रीज किया। अब मैंने क्या किया बेटा, प्रेशर को इंक्रीज करवा दिया, अब मैंने ज्यादा प्रेशर लगाया है, वेट बढ़ा दिया, तो अब मतलब ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा गैसेस के ऊपर। अब गैसेस के ऊपर गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा, वो पास पास में आ जाएंगे, क्योंकि गैस क्या होती है, गैसेस के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होती है। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस के जो पार्टिकल्स है जो दूर दूर है वो क्या हो जाएंगे बेटा, पास पास में आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे, और पास पास में आएंगे तो क्या होगा, ये गैसेस के पार्टिकल इस लिक्विड की सरफेस से क्या होंगे, ज्यादा कोलाइड करेंगे। इनका कोलिजन जो है बेटा, इनका जो कोलिजन है लिक्विड सरफेस से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लिक्विड सरफेस से कोलिजन बढ़ जाएगा, तो गैसेस की जो पार्टिकल है उनकी लिक्विड के अंदर मिक्सिंग, लिक्विड के अंदर डिसोल्यूशन या लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। कब, जब हम प्रेशर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो लिक्विड में क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। ये एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो इसी प्रेशर और ये जो गैस की सोल्युबिलिटी है इस दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया था, और रिलेशन देने वाले जो साइंटिस्ट है वो थे बेटा हेनरी, क्या थे उनका नाम, हेनरी। 1803 में इन्होंने एक लॉ दिया था, उसको उस लॉ को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ, जो गैस की सोल्युबिलिटी को डिफाइन करता है। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ किससे रिलेटेड है, गैस की सोल्युबिलिटी से रिलेटेड ये लॉ है। तो इन्होंने क्या बताया, बहुत ही सिंपल लॉ है, जो अभी हमने देखा है ना वो सेम हम एक्सप्लेन करेंगे हेनरी लॉ में। द मास ऑफ द गैस डिजोल्व इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, किसी भी गैस का मास, या मैं लिख देता हूँ मास ऑफ गैस, मास ऑफ द गैस in a given of the given volume, mass of the gas of the mass of gas, या मैं लिख देता हूँ mass of gas dissolve, the mass of gas dissolve in a given volume, in a given volume of the liquid at constant टेम्परेचर। टेम्परेचर को देखो कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को ना तो इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है, टेम्परेचर को क्या रखेंगे आप, कांस्टेंट रखेंगे। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो
कितना गैस का मास डिजोल्व होगा, जितना ज्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा गैस उसमें डिजोल्व हो जाएगी। तो द मास ऑफ द गैस डिजोल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज directly proportional is directly proportional to is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid with equilibrium with the liquid with the लिक्विड। ये हेनरी लॉ है। तो हेनरी लॉ बेटा इतना बड़ा आपको लग रहा है स्टेटमेंट, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में मैं बता देता हूँ। किसी भी लिक्विड में, जैसे ये लिक्विड लिया हमने, इस लिक्विड में कितनी गैस मिक्स होगी, कितनी गैस का मास इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, मतलब कुल मिला के कितना अमाउंट में गैस इस लिक्विड में मिक्स होगी, इस गैस का जो प्रेशर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये जो गैस है और ये लिक्विड है, अगर ये गैस अगर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी, अगर इस गैस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा या ये गैस इस लिक्विड पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी, तो इस गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो मोर विल बी द प्रेशर, more mass of the gas will dissolve in the given amount of the liquid at constant टेम्परेचर। टेम्परेचर को आपको चेंज नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है बेटा। अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे या टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, अगर हम टेम्परेचर यहाँ से बढ़ाते रहें, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, गैस की जो सोलिबिलिटी है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो सोलिबिलिटी कम हो जाती है, अभी हमने पढ़ा था। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर को तो रखना है कांस्टेंट, टेम्परेचर को रख दो आप कांस्टेंट, और क्या करो, गैस के ऊपर आप प्रेशर बढ़ाते जाओ। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे गैस की सोल्यूबिलिटी इस लिक्विड के अंदर उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी अभी तक। ये हेनरीज लॉ है। इसका मतलब ये है द मास ऑफ द गैस को हम क्या लिखेंगे बेटा, एम। मास ऑफ द गैस को हम क्या लिख देंगे बेटा, एम से लिख देंगे। तो इसको मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, मैथमेटिकली स्टेटमेंट में लिख देता हूँ हेनरीज लॉ का, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p। m यहाँ पे क्या है बेटा, m यहाँ पे है मास ऑफ द गैस, और p क्या है, p यहाँ पे है प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा आपको। m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द गैस, p यहाँ पे क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। अगर मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट में गैस लिक्विड में मिक्स होगी। अब यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम जब इसको रिमूव करते हैं तो आपको पता है कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा m इक्वल टू के पी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था m का मतलब क्या है बेटा, मास ऑफ द गैस। ठीक है, मास ऑफ द गैस, और m क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, और k मतलब क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। k का मतलब क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है ये, k मतलब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बात समझ में आ गई होगी आपको। बात समझ में आई बेटा आपको, हेनरी लॉ समझ में आ गया। जल्दी से बताओ मुझे, यस सर। बताओ बच्चा, हेनरी लॉ किस किस को समझ में आया। तो डोल्टन ने क्या बताया कि अगर किसी कंटेनर में लिक्विड है, जैसे ये कंटेनर लिया हमने और इसमें लिक्विड है, अब इस कंटेनर के ऊपर वाली जो सरफेस है, ये जो लिक्विड की जो ऊपर वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस, अब इसमें अगर मान लो गैसेस, एक से ज्यादा गैसेस है, एक गैस नहीं, अब एक से ज्यादा गैसेस है। मान लो इसमें दो या दो से ज्यादा गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन गैस भी है, इसमें नाइट्रोजन गैस भी है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तीन टाइप की गैसेस है इस मिक्सर में। ठीक है, ये सपोज हमने एयर ले ली, या हमने कोई मिक्सर ऑफ गैसेस ले लिया। क्या ले लिया हमने, मिक्सर ऑफ गैसेस ले लिया। अब इस मिक्सर में कौन कौन सी गैस है, इसमें ऑक्सीजन गैस है सपोज, नाइट्रोजन गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये हमने लिया सपोज वाटर, ये वाटर लिया है। तो कौन सी गैस
कितनी अमाउंट में डिजोल्व होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस है ना, तो हर गैस क्या करेगी, कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करेगी। क्या करेगी बेटा, कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करेगी। और हर गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, वो प्रेशर क्या कहलाएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्यों कहलाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर गैस की वजह से जो प्रेशर होगा ना, वो पूरे प्रेशर के कंपैरिजन में क्या होगा, हमेशा कम होगा। मतलब इसमें तीन गैसेस, सपोज ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सपोज ये तीनों गैसेस का वॉल्यूम है सपोज 3 लीटर, ये तीनों गैसेस कितनी है, कुल मिला के 3 लीटर गैस है। अब यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन गैस है वो 500 ml है, 500 ml। और जो नाइट्रोजन गैस है वो है 1 लीटर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सपोज वो हमने मान लिया 1.5 ml, सॉरी 1.5 लीटर। देखो जो ऑक्सीजन गैस है सपोज हमने मान लिया वो है 500 ml, नाइट्रोजन गैस को हमने मान लिया 1 लीटर है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने कितना मान लिया, सपोज वो 1.5 लीटर है। तो कुल मिला के वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, 3 लीटर वॉल्यूम हो गया गैसेस का। अब देखो, जिस गैस का वॉल्यूम ज्यादा है और जिस गैस की क्वांटिटी ज्यादा है उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। जिस गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिस गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो उस गैस का क्या होगा बेटा, प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। या जिस गैस की क्वांटिटी ज्यादा होगी, हम इसको ऐसे समझ देंगे या इसको ऐसे भी मान लेंगे, या जिस गैस का मास ज्यादा होगा, तो उस गैस वो गैस क्या करेगी, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी। तो सिर्फ अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से कितना प्रेशर क्रिएट होगा, या अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से या नाइट्रोजन की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जितना प्रेशर क्रिएट होता है सिर्फ एक गैस की वजह से, उस गैस को, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो डाल्टन ने ये बताया कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। बात समझ में आया। तो इनका जो स्टेटमेंट है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, ये मैं लिख देता हूँ इनका स्टेटमेंट, किसका, डाल्टन का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बेटा। ये भी गैस की सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने का एक इन्होंने कंसेप्ट दिया था। डाल्टन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया था, द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर, the partial pressure of a gas, of a gas a in in vapor phase, in vapor phase is directly proportional to the mole fraction, to the mole fraction of the gas, mole fraction of the gas in the solution. The partial pressure of the gas in a vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Suppose एक ये solution है और इस solution के अंदर गैसेस मिक्स है, इसके अंदर मान लो ऑक्सीजन गैस भी मिक्स है, इसमें नाइट्रोजन गैस भी है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, और इस सॉल्यूशन के ऊपर क्या है ये बेटा, ये कुछ गैसेस है। ठीक है, अब मान लो हम किसी भी एक गैस का एक गैस की बात करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, किसी एक पर्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर है किसमें बेटा, वेपर फेज में प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस गैस के मोल फ्रैक्शन जो उस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जैसे अगर हम इस कंटेंट को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे ये है गैसेस और ये है बेटा सॉल्यूशन, और ये जो गैसेस है ना ये इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, मिक्स है। तो अगर मान लो अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं और अगर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, ऑक्सीजन का क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो इस गैस का जो वेपर फेज होगा जो इस लिक्विड सरफेस के ऊपर होगा वो क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। कुल मिला के ये है, इसको मैंने इस टाइप से आपको बता दिया। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड फेज, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वेपर फेज में वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ये जो गैसेस है ना, ये गैसेस फेज में, ये जो गैस है ना, मतलब ये गैस तो गैसेस फेज में ही होगी,
अब ये क्या करेगी, गैस क्या करेगी, अपना प्रेशर क्रिएट करेगी, उसको हम बोलेंगे बेटा वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको हम, वेपर प्रेशर। और ये जो वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उस वो पर्टिकुलर गैस का मोल फ्रैक्शन इस पर्टिकुलर लिक्विड में कितना है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, सपोज गैस हमने ले ली ए गैस, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पार्शियल प्रेशर को हम लिखेंगे उस गैस का पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन, या इसको हम इस टाइप से अगर हम लिखते हैं एक्स ए इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेपर प्रेशर पे। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ज्यादा, गैस का अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है लिक्विड में तो उस गैस का वेपर फेज में प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब अगर इस प्रोपोर्शनल की साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया बेटा, के डैश आया है। क्या आया यहाँ पे, प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो क्या है, के डैश है। अब अगर इस के डैश को देखो, मैं इसको इस टाइप से लिखता हूँ, देखो ध्यान से देखेंगे, इसको अगर मैं लिखता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, तो इसको मैं किस टाइप से लिखूंगा, 1 के डैश मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस टाइप में इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखो ध्यान से देखना, अब ये 1 के डैश है ना, इसको हम लिखते हैं के एच। क्या लिखते हैं इसको हम, के एच लिखते हैं। और के एच को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। के एच क्या है बेटा, के एच, इसको हम बोलेंगे हेनरीज कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। अब अगर किसी भी गैस का, ध्यान देना बेटा, अब अगर किसी गैस का के एच की वैल्यू ज्यादा है, इफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ द वैल्यू ऑफ, if the value of kh of any gas is high, then the solubility of the gas will less। अगर kh की वैल्यू ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात ध्यान देना आपको, अगर kh की वैल्यू ज्यादा तो गैस की सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो के इस ये जो इक्वेशन है ना बेटा, इससे हमें क्या क्या बातें सीखने को मिलती है, इससे ये एक बात सीखने को मिलती है कि अगर के एच की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हाई है तो उस गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या होगी, कम होगी। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच, लोअर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड एट द सेम पार्शियल प्रेशर। तो देखो ध्यान से देखेंगे, एक मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गैस, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोलवेंट, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ के एच की वैल्यू। ध्यान देंगे बेटा, तो आप लोगों को मुझे बताना है कौन सी गैस ज्यादा सोल्यूबल है और कौन सी गैस कम सोल्यूबल है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक हाइड्रोजन गैस, एक लिखा, फिर मैंने हाइड्रोजन गैस, फिर मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर मैंने लिखा मीथेन गैस। ठीक है, या सपोज मैं सिर्फ 3 गैसेस का कंपैरिजन करता हूँ, हाइड्रोजन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और मीथेन गैस का, इसका मैं कंपैरिजन करता हूँ। मैंने तीनों में सोलवेंट लिया है वाटर, सोलवेंट मैंने क्या ले लिया, वाटर लिया है। इसमें भी सोलवेंट मैंने क्या लिया है, वाटर लिया। मतलब हाइड्रोजन गैस को मुझे किस में मिक्स कराना है, वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस में मिक्स कराना है, वाटर में। और मीथेन गैस को किस में मिक्स कर रहा हूँ मैं, वाटर में मिक्स कर रहा हूँ। तो के एच की वैल्यू हाइड्रोजन गैस के लिए दे रखी है बेटा, के एच की वैल्यू, ये जो के एच है इसकी वैल्यू हाइड्रोजन गैस के लिए दे रखी है। ध्यान से देखेंगे बेटा, और मुझे बताएंगे कौन सी गैस ज्यादा सोल्यूबल है और कौन सी गैस कम सोल्यूबल है। 71.18, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए दे रखी है 1.62, और मीथेन गैस के लिए दे रखी है 41.85। नाउ टेल मी विच गैस इज हाईली सोल्यूबल, विच गैस इज highly soluble in solvent water। वाटर सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं तो कौन सी गैस सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगी और कौन सी गैस बहुत ही कम सोल्यूबल है, वो भी बता दीजिए बच्चा। कौन सी गैस सबसे ज्यादा सोल्यूबल है और कौन सी गैस सबसे
कम सोल्यूबल है मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में लिख के। जल्दी बच्चों चैट बॉक्स में लिखो और मुझे बताओ। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स का यूज करो। बच्चों जल्दी से चैट बॉक्स का यूज करो। हेनरीज लो, तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लो में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। तो कार्बोनेटेड वाटर का मतलब आपको पता ही होगा बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी है ना, ये सारे क्या है, कार्बोनेटेड वाटर है। मतलब अगर पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेटेड वाटर बन जाएगा। तो किस टाइप से हम इसको, इस लॉ को अप्लाई करते हैं, इस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, इसमें प्रेशर को इंक्रीज करना है। आपको क्या करना है बेटा, प्रेशर को इंक्रीज करवाना है। प्रेशर को इंक्रीज करो और टेम्परेचर को डिक्रीज करो। टेम्परेचर को बहुत कम रखो, प्रेशर को इंक्रीज करो। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो लिक्विड में क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी और कार्बोनेटेड वाटर तैयार हो जाएगा। दूसरा इन द डीप डाइविंग। इन द डीप डाइविंग का मतलब है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा वो क्या करते हैं, कंप्रेस एयर लेके जाते हैं, है ना। ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन तो लेके जाते हैं, लेकिन उनकी जो उनके पास में जो सिलेंडर होते हैं उनके पास में क्या होती है बेटा, कंप्रेस ऑक्सीजन होती है। कैसी होती है, कंप्रेस ऑक्सीजन। ठीक है। अब इस कंप्रेस ऑक्सीजन के अंदर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिक्सर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का यहाँ पे क्या होता है बेटा, मिक्सर होता है इसके अंदर। तो हमें पता है बेटा ऑक्सीजन गैस का यूज होता है मेटाबॉलिज्म, जो भी रिएक्शंस होती है इसके अंदर इसका यूज होता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो पार्शियल प्रेशर है, और क्योंकि पार्शियल प्रेशर किसका बेटा, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस है ना, जिससे हम सरफेस के ऊपर आते हैं, जिससे हम अंडरग्राउंड जब पानी के अंदर जाते हैं ना, पानी के अंदर हम जितना ज्यादा डीप जाएंगे उतना क्या होगा बेटा, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ज्यादा प्रेशर पे क्या होती है, ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिजोल्व हो जाती है। ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होती है, साथ में नाइट्रोजन गैस भी डिजोल्व होती है। ठीक है। अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन गैस लेके जाते हैं, सिर्फ हम ऑक्सीजन गैस लेके जाते हैं और सिर्फ नाइट्रोजन गैस अगर उसमें नहीं हो, मान लो अगर हमने जो सिलेंडर लेके गए हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर पे ऑक्सीजन गैस तो मिक्स हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर, लेकिन जैसे ही हम सरफेस के ऊपर आएंगे, पानी में सरफेस के ऊपर आएंगे, तो वैसे क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर कम होने से जो ऑक्सीजन गैस है ना, वो बहुत ही जल्दी से हमारी ब्लड वेसल से क्या होगी, रिमूव होगी। ब्लड वेसल से उनका जो रिमूवल है ना वो बहुत जल्दी होगा। इससे क्या होगा, बेंड्स पड़ जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा, बेंड्स, बेंड्स पड़ जाते हैं। मतलब हमारे मतलब जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, स्पेस हो जाते हैं। मतलब ब्लड की क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है और स्पेस होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है ना वो बहुत जल्दी से बाहर निकलती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या मिला देते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं, जिसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। तो जैसे हम प्रेशर रिलीज होता है और या कोई सरफेस के ऊपर आता है, तो उसकी बॉडी में से जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या होती है, स्लोली स्लोली बाहर निकलती है। तब तक क्या होता है, उसकी बॉडी आउटर एनवायरनमेंट के क्या हो जाती है, एडप्ट हो जाती है। तो ये इसका क्या हो गया बेटा, एक इसका एक क्या हो गया, एक इसका एप्लीकेशन हो गया। इसी टाइप से इन द फंक्शंस ऑफ लंग्स, आपको पता होगा ऑक्सीजन गैस और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनका एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स के अंदर। तो ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो एक्सचेंज होता है वो किस टाइप से होता है, तो लंग्स के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भरी है वो क्या होती है, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ब्लड वेसल्स में आ जाएगी, और ब्लड वेसल्स की जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या हो जाती है, लंग्स के अंदर एंटर करती है। तो ये भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी टाइप से जो पीपल्स बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड से क्या होता है, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन गैस इज लेस एज कम्पेयर टू द ग्राउंड लेवल। तो ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर इसको बोलेंगे, या अगर हम इसको प्रेशर से भी हम समझते हैं तो इस टाइप से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होती है, बहुत कम होती है।
बहुत ज्यादा हाइट पे ऑक्सीजन गैस की जो लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन गैस कम होती है क्योंकि ऑक्सीजन गैस हेवियर होती है गैस, और ऑक्सीजन गैस हेवियर होने से वो सरफेस के ऊपर रहती है, ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन गैस नहीं होती, तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कम होने से क्या होता है बेटा, उनके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गैस का जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या रहता है, कम रहता है। ऑक्सीजन गैस का जो कंसंट्रेशन है वो कम रहता है, तो उनके जो लंग्स में जो टिश्यूज होते हैं, लंग्स के जो टिश्यूज है ना, वो क्या हो जाते हैं, थोड़े स्टफ हो जाते हैं, थोड़े से कड़े हो जाते हैं। ठीक है, लंग्स में जो उनके जो टिश्यूज होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं बेटा, थोड़े से कड़े हो जाते हैं या थोड़े से स्टफ हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वो वीक फील करते हैं, कमजोरी फील करते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एनोक्सिया। क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। कुल मिला के ये है कि बेटा ऑक्सीजन गैस का लेवल हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीजन गैस का लेवल कम हो जाने से सांस लेने में प्रॉब्लम फेस होती है। तो आपको इस टाइप से इसको समझना है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनोक्सिया कहते हैं। तो ये हमने हेनरीज लॉ बेटा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा वीडियो लेक्चर।